देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने अटल जी पर जारी की वीडियो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं में भीड़ एकत्रित न हो, प्रशासन ये सुनिश्चित करे। इसके लिए अधिक से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र किए जाएं स्थापित। सरकार के प्रभावी उपायों से एक दिन में 53,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब तक 18,62,000 से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। स्वस्थ होने की दर लगभग 72%, वहीं मृत्यु दर 2% से भी कम। और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश की कई नदियां उफान पर और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। लंबी बीमारी से जूझने के बाद साल 2018 में अटल जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी। वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषणों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वाजपेयी जी ने खुद की विचारधारा और कर्मठता से भारतीय राजनीति के शिखर को छुआ। चाहे प्रधानमंत्री रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी कविताओं की, उनकी दूरदृष्टि बातें और निर्भीक टिप्पणी स्मृतियों में आज भी ताजा है। स्वर्गीय वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। माननीय राष्ट्रपति जी, पूरी दुनिया को आध्यात्म का संदेश देने वाले विश्व गुरु, भारत के लोकतंत्र के सजग प्रहरी, अनमोल रतन, संवेदनशील कवि, श्रेष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता, सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल जी। खुशहाल भारत। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर एक चित्र का अनावरण किया। इस चित्र को चित्रकार वासुदेव कामत ने बनाया है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि अटल जी सन 1971 के युद्ध में तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उनकी इसी राष्ट्रीय निष्ठा के कारण 1994 में तत्कालीन सरकार ने अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी थी। 1971 के युद्ध में वे तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। उनकी इसी राष्ट्र निष्ठा के कारण सन 1994 में तत्कालीन सरकार ने अपने प्रखर विरोधी अटल जी को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी, जो उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से निभाई।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि अटल जी पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध पर जोर देते रहे। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की उनमें दूरदर्शिता थी। अपनी सहज मुस्कान और मृदुल स्वभाव के साथ साथ वे न दैन्यम न पलायनम का संदेश भी देते थे। वे सभी नेताओं, विशेषकर पड़ोसियों, वे सभी देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ मधुर संबंधों पर जोर देते रहे। वे कहा करते थे कि मित्र बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसके साथ साथ देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाते हुए परमाणु परीक्षण का निर्णय लेने की दूरदर्शिता भी उनमें थी। एक तरफ उन्होंने शांति और मित्रता के लिए बस से लाहौर तक की यात्रा की, तो दूसरी तरफ उन्होंने पोखरण से कारगिल तक भारत की सामरिक शक्ति का ठोस परिचय भी दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, हम सबके प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत उनकी उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी दो चार वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का एक अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें ट्वीट के जरिए याद करते हुए कहा कि महान व्यक्तित्व, प्रखर राजनीतिज्ञ, राष्ट्र नीति के पुरोधा, कुशल प्रशासक, हम सब के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर आज लखनऊ के लोक भवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर बरेली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व देश और दुनिया में दूसरा नहीं, उनकी कमी राजनीति में हमेशा खलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया। अटल जी का जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में एक अनूठा था और हम सब जानते हैं कि जब वो पहली बार सांसद बने थे तभी श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी कि देश के नेतृत्व देने वाले नेताओं में उन्होंने अटल जी का नाम प्रमुखता से लिया था। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में अटल जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद पर रहकर जो कार्य किया, और हमें खूब ध्यान है पहली बार जब 13 दिन की सरकार के बाद जब उन्होंने पद छोड़ा था तो जो लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक उनका वक्तव्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की सोच, बदलाव और पहल को मजबूती से क्रियान्वित करने की देशवासियों की सामर्थ्य पर भरोसा जताते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके तहत स्वास्थ्य आईडी कार्ड में हर नागरिक की मेडिकल हिस्ट्री दर्ज होगी। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। और कोरोना वैक्सीन के इंतजार को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी इन वैक्सीनों की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं में यह सुनिश्चित हो कि कहीं भीड़ एकत्र न हो। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक जनपदों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएं। इन केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद लखनऊ व कानपुर नगर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। होम आइसोलेशन के मरीजों से सीएम हेल्पलाइन लगातार संवाद बनाए रखे ताकि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे ज्यादा जरूरतमंद मरीज घर पर रहकर डॉक्टरी परामर्श प्राप्त कर सकें। कोविड-19 के दृष्टिगत लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनती तब तक सावधानी बरतकर ही इसके प्रसार को रोक सकते हैं।
और कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की बदौलत कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। देश में एक दिन में 53,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 18,62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। लोगों के स्वस्थ होने की दर 71.91% हो गई है। मृत्यु दर भी लगातार घट रही है। इस वक्त कोविड मृत्यु दर 1.93% है। जांच क्षमता बढ़ाने को लेकर भी भारत लगातार वृद्धि कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 7,46,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2022 विधानसभा चुनाव में जुटने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्नौज में एक बहादुर बच्चे ने अपनी जान की परवाह न किए बिना पानी में डूबती हुई एक बच्ची की जान बचाई। इस बच्ची की बहादुरी के लिए सपा द्वारा 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया है। कन्नौज जिले में किसानों के लिए सपा सरकार में बनाई जाने वाली विशिष्ट मंडी के निर्माण पूर्ण न होने पर उन्होंने कहा कि सरकार को इस मंडी का निर्माण पूर्ण कराकर जल्द से जल्द किसानों के हित के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। और कोरोना के कारण 5 महीने बंद माता वैष्णो देवी का मंदिर आज से खुल गया। वैष्णो देवी यात्रा आज से शुरू हो रही है और इस बार एक दिन में केवल 2,000 लोग ही दर्शन करने जा पाएंगे। मंदिर खुलने से श्रद्धालु प्रसन्न हैं। यात्रा में तीर्थयात्रियों को मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा और सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर सीतापुर के एक व्यक्ति ने घरों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से घर की सफाई में उपयोग होने वाले टॉयलेट क्लीनर के साथ अन्य उत्पादों का निर्माण कर कचरा प्रबंधन के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। सीतापुर में प्राइवेट जॉब करने वाले दुष्यंत जायसवाल घरों में उपयोग में लाए जाने के बाद कचरे में फेंक दिए जाने वाली सब्जियों के छिलके से ऑर्गेनिक बायो एंजाइम तैयार किया है, जो घर के टॉयलेट को साफ करने के साथ अन्य गृह कार्यों में उपयोगी है। दुष्यंत ने इसके निर्माण के बारे में बताया कि इसके लिए 2.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल में 150 ग्राम गुड़ को 70% पानी में घोलने के बाद हरी सब्जियों के छिलकों को बारीक कर मिला दिया और 1 चम्मच ईस्ट पाउडर डालकर बोतल को बंद कर 1 माह के लिए रख दिया, जिससे 1 माह बाद पेस्ट तैयार हुआ जो टॉयलेट को और शीट को साफ करने के काम आता है। यही नहीं, नींबू और नीम को मिलाकर इसी तरीके से पेस्ट तैयार किया जाता है जो त्वचा की बीमारियों और गर्मियों में होने वाले अन्य इंफेक्शन को ठीक करता है। घर में बनाने पर यह काफी किफायती होता है, जबकि मार्केट में मिलने वाले ऐसे उत्पाद महंगे होते हैं। मेरे मन में यह आया कि हरी सब्जियां या जो भी किचन का वेस्ट निकलता है, इसको यदि प्रबंधन सही ढंग से करा जाए तो शहर में गंदगी कम हो जाएगी और इसको उपयोग करने से जो हमारी वातावरण में गंदगी व्याप्त है हरी सब्जियों के सड़ने से वो कम हो जाएगा। और इसको अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारा मल वगैरह जो भी बीमारियां होती हैं ये ऑर्गेनिक एंजाइम है और इसे यूज़ करने से हमारे जो पूरा सीवर सिस्टम का है उसमें गंदगी नहीं जाएगी और शुद्ध पानी ही नदियों तक पहुंचेगा। यदि हर व्यक्ति अपना किचन वेस्ट का मैनेजमेंट कर ले इस तरीके से तो हमारी नदियां अपने आप शुद्ध हो जाएंगी, शहर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, गंदगी नहीं फैलेगी। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना अंतर्गत बासगांव के दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू की हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा बंगरिया पुलिस चौकी व पुलिस विभाग के दोपहिया वाहनों पर आगजनी की गई। घटना का संज्ञान आते ही जनपद मुख्यालय से जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई। वहीं घटना में प्रधान की पत्नी द्वारा 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों पर 25,000 रुपए के इनाम घोषित किए गए हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दुख व्यक्त करते हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत कार्रवाई की जाने और सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख की अतिरिक्त धनराशि पीड़ित पक्ष को देते हुए अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट व एनएसए के तहत कार्रवाई करने के साथ ही चौकी प्रभावी व तरवा थानाध्यक्ष को निलंबित करने का आदेश दिया है। सत्यमेव जयते नाम है उनका, उर्फ पप्पू। उनकी कुछ लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी और एक बच्चे का एक्सीडेंट में एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई थी।
तो उनके परिवार के पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता की घोषणा करी थी, जिसके तहत तत्कालिक जो बच्चा है 12 साल का सूरज, उसके परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। और साथ में जो प्रधान है, पूर्व प्रधान थे सत्यमेव जयते, उनके परिवार को 10 लाख की आज प्रारंभिक धनराशि भी दी गई है आर्थिक सहायता के लिए। और टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब कप्तानों माना जाता है। उनकी कप्तानी में ही भारत ने 2007 में पहले T20 विश्व कप का खिताब जीता था। उसके बाद 2011 में उनकी कप्तानी में भारत ने करीब 28 साल बाद एक दिवसीय विश्व कप को अपने नाम किया। Down the ground, has that gone the distance? It has. India has won. हेलीकॉप्टर नुमा शॉट चलाकर देश को विश्व विजेता बनाने वाले सौरव गांगुली के कप्तानी छोड़ने के बाद T20 विश्व कप जीत कर लहू टीम इंडिया की रग रग में उतारने वाले। चिंता मत करो, धोनी है ना कट्टा है। स्वैग के साथ फैंस पर चढ़ाने वाले क्रिकेट के कोहिनूर महेंद्र सिंह धोनी के ये सभी रंग संन्यास के साथ अब खत्म हो गए। अब नहीं दिखेंगे माही ब्लू जर्सी में, अब नहीं दिखेगा वो रुतबा जिससे धड़क उठता था स्टेडियम। धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया। मैं पल दो पल का उन्होंने यह ऐलान इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके किया। उन्होंने कहा कि शाम 7:29 से उन्हें रिटायर माना जाए। पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले धोनी ने टेस्ट और वनडे दोनों में अपनी पहली सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ जड़ी। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल खेला। वाकई शांत रहकर भारतीय क्रिकेट को आईसीसी की तीनों वर्ल्ड कप ट्रॉफीज के चैंपियन बनवाने वाले, टेस्ट में बेस्ट का स्वाद सालों तक दुनिया के जहन में रखने वाले, विकेट कीपर्स के लिए मानदंड का स्वरूप रचने वाले और सफल नेतृत्व का असल रूप टीम इंडिया को देने वाले धोनी, आपने क्रिकेट से जरूर रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल से कैप्टन कूल आप कभी रिटायर नहीं होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, इन शानदार यादों के लिए धन्यवाद MS धोनी, आपका विश्वास, हिम्मत और मेहनत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी धोनी के संन्यास पर ट्विटर पे लिखा कि एक ना एक दिन हर क्रिकेटर को अपना ये सफर खत्म करना होता है, मगर फिर भी जब इतने करीब से जानने वाला कोई शख्स इसकी घोषणा करता है तो आप अधिक भावुक हो जाते हैं। अपने देश के लिए आपने जो किया वो हमेशा सबके दिल में रहेगा, मगर जो सम्मान और उत्साह आपसे मिला है वो हमेशा मेरा रहेगा। दुनिया उपलब्धि देखती है और मैं इंसान को देखता हूं। कप्तान, हर चीज के लिए शुक्रिया, आपके लिए मैं सिर झुकाता हूं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। साल 2005 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। 15 अगस्त की शाम भारतीय क्रिकेट के दो सितारों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा की खबर लेकर आई। भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके करीबी दोस्त और लंबे समय तक क्रीज पर उनका साथ देने वाले सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। रैना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में सुरेश रैना ने धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, आपके साथ खेलना एक बहुत खूबसूरत अनुभव था माही। मैं गर्व के साथ आपके सफर में साथी बनने जा रहा हूँ। शुक्रिया इंडिया, जय हिंद। सुरेश रैना ने जुलाई 2020 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे किए थे।
सुरेश रैना ने टीम इंडिया के लिए वनडे डेब्यू साल 2005 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में किया। 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में पदार्पण का मौका मिला और टेस्ट डेब्यू हुआ साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ। अपने पहले ही मैच में सुरेश रैना गोल्डन डक का शिकार हो गए थे। दूसरे मैच में रैना ने 42 गेंदों में 35 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले सुरेश रैना ने 226 वनडे मैचों की 194 पारियों में 35 से ज्यादा के औसत से 5 शतक और 36 अर्धशतकों के साथ 5,615 रन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले रैना ने आखिरी वनडे साल 2018 में खेला था। रैना तेज तर्रार पारियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 66 पारियां खेली, जिनमें 29 से ज्यादा की औसत के साथ 1605 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक भी जड़े। उन्होंने भारत में 18 टेस्ट खेले, जिसमें 26.48 के औसत से 768 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए। रैना ने टीम इंडिया को अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई मुकाबले जिताए, लेकिन मैदान पर अपनी फुर्ती से रन आउट कर मैच पलटने का दम रैना के भीतर कूट कर भरा था। उनकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में होती है। सुरेश रैना टीम इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट वनडे, T20 और टेस्ट में शतक लगाए हैं। बाद में इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम जुड़ा। रैना इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 और वनडे वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई। और हाल ही में जारी हुई नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उच्च शिक्षा नीति के तहत दुनिया के चुनिंदा विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही अच्छे विदेशी संस्थानों के साथ शोध और शिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की बात भी शिक्षा नीति में कही गई है। देश से प्रतिभा पलायन को रोकने और प्रतिभावान छात्रों को भारत में ही रहकर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करने के मकसद से सरकार एक और जहां स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, वहीं नई शिक्षा नीति के तहत भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। यानी दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे। शिक्षा नीति के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। इससे छात्रों को देश में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो सकेगी और प्रतिभा पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि साल 2019 में करीब 7.5 लाख छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख किया था। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और इन विश्वविद्यालयों को देश के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तरह ही प्रशासनिक और अकादमिक स्वायत्तता दी जाएगी। शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारत को उत्कृष्ट और सस्ती उच्च शिक्षा के वैश्विक केंद्र के तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा ताकि विश्व गुरु की भारत की भूमिका को फिर से बहाल किया जा सके। विदेशी छात्रों की सहूलियत और उनकी मदद के लिए हर उच्च शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के अनेक हिस्सों में हल्के से मध्यम एवं भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। विशेषकर शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, जालौन, कानपुर नगर, रायबरेली, एटा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बागपत में अगले कुछ घंटों में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी बदायूं की कचला घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला में खतरे के निशान से ऊपर है। घाघरा नदी बाराबंकी की एल्गिन ब्रिज और अयोध्या के बलिया के तुर्तीपार में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। श्रावस्ती जनपद के तहसील जमनुहा और इकौना के कई गांव राप्ती के निशाने पर हैं। जनपद का नारायणपुर, मध्यनगर और अशरफ नगर और मारवड़ी पुरवा जैसे दर्जनों गांव में राप्ती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्यानगर गांव में पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, तो वहीं नारायणपुर, अशरफ नगर, मरवाड़ी पुरवा में हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि और मकान राप्ती की आगोश में समा गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो लोगों की मदद की जा रही है वो नाकाफी साबित हो रही है। इस हालात में बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से आखिर कोई राहत कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उप जिलाधिकारी आरपी चौधरी ने कहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।
और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी समाधि सदैव अटल पर जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने अटल जी पर जारी किया वीडियो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं में भीड़ एकत्रित न हो, प्रशासन ये सुनिश्चित करे। इसके लिए अधिक से अधिक जिलों में परीक्षा केंद्र किए जाएं स्थापित। सरकार के प्रभावी उपायों से एक दिन में 53,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब तक 18,62,000 से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। स्वस्थ होने की दर लगभग 72%, वहीं मृत्यु दर 2% से भी कम। और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य तत्परता से किए जा रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Bring me